हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। अड्डा 24/7 सेकेंडरी स्कूल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सो ऑन डिमांड ये वाला जो है मैं चैप्टर लेकर आई हूँ। आप बच्चों की डिमांड थी मुद्रा और साख करवाओ, मनी एंड क्रेडिट करवाओ, तो मैं आज ये चैप्टर जो है वन शॉट में करवा रही हूँ। ठीक है ना, 1 घंटे के अंदर हम ये वाला चैप्टर निपटाने की कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं करेंगे, निपटा ही देंगे। और कोशिश करेंगे तो क्या 1 घंटे से कम टाइम में निपटाने की। ठीक है ना, तो जल्दी से आ जाओ, सब लोग जुड़ जाओ। ठीक है ना मैम, प्लीज़ कम टाइम हो गया। हाँ जी बच्चा, आ गई हूँ। लव सिंह, हेलो मैम, हाय बच्चा। ओके, शिवांगी शर्मा, प्लीज़ कम मिस, आ गई हूँ बच्चा। तुमने बुलाया और हम चले आए, है ना, तुमने पुकारा और हम चले आए। प्रियांशी, गुड इवनिंग मैम, वेरी गुड इवनिंग बच्चा। दक्षण मुमताज़ है। अनु, पता है मैं मजाक कर रही थी। क्या मजाक कर रहे थे बच्चा। हेलो एवरीवन, हेलो बच्चा। तो चलो अब सेशन जो है शेयर कर दो। और एक चीज़ और मैं आपको फिर से बता देती हूँ। देखो बच्चा, मैंने टाइमिंग चेंज करवा ली अपने। आप में से ना बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मैम हम लोग 2 बजे से लेके 3 बजे तक स्कूल में होते हैं, तो मैंने 4 से 5 टाइमिंग करा ली है। तो बच्चा सब लोग, वो बच्चे जो आपके कॉन्टैक्ट में हैं उनको बता दो कि मेरी क्लास की टाइमिंग अब 4 से 5 हो गई है। ठीक है ना, 4 से 5 मेरी जो है क्लास की टाइमिंग हो गई है। और एक चीज़ और बताना मैं चाहती हूँ आपको कि मैंने 6th 7th और 8th क्लास के चैनल पे भी पढ़ाना शुरू कर दिया है। सुबह 11 बजे मेरी क्लास होती है, ऑल्टरनेट डेज पे होती है। जैसे कि मान लो कि आज मेरी जो थी 6th क्लास की जो है 6th क्लास का मैंने सेशन लिया था, तो कल मैं 7th क्लास का लूँगी, परसों 8th क्लास का लूँगी 11 बजे, फिर नेक्स्ट डे 6th क्लास का लूँगी, फिर 7th का, और फिर 8th का 11 बजे ही रहेगा। ठीक है ना, तो 6th 7th और 8th क्लास चलेगी मेरी सुबह के 11 बजे। ठीक है ना, सुबह 11 बजे। 10th क्लास चलेगी मेरी 4 से 5 बजे, और 9th क्लास चलेगी मेरी 6 से 7 बजे। 6 से 7 बजे। तो ये टाइमिंग है आपकी 6th 7th 8th 10th और 9th, ये 11, 4 और 6 बजे। ठीक है, तो जो भी बच्चा है आपके, चाहे कज़न है चाहे कोई है, अगर कोई 6th 7th 8th क्लास में, तो उनको ज्वाइन करा लेना। मैंने जो है क्लासेस अब स्टार्ट कर दी है 6th 7th 8th क्लास के चैनल पे भी। हाउ आर यू मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बच्चा, बिल्कुल ठीक हूँ। हेलो मैम, गुड इवनिंग, हाउ आर यू मैम। मैम आप हमको भूल ही गए हैं। नहीं बच्चा, हाय बच्चा, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और सत्यम कुमार, आप तो विनर हो ना, SPL के विनर हो, आपको कैसे भूल सकती हूँ। मैम मैंने सेंड नहीं किए, लेकिन मैं ट्राई करूँगी कि आज ही सेंड कर दूँ पिक। ओके बच्चा, ठीक है। तो हेलो मैम, हाय बच्चा। रोनित कुमार बोल रहे हैं, हाय बच्चा। मैम मैंने प्रोजेक्ट का फ़ोटो भेज दिया है। हाँ जी बच्चा, मैंने आपको रिप्लाई भी किया है। प्रोजेक्ट की पिक जो है मेरे पास आ चुकी है। जस्ट कि क्लास शुरू होने से 5-10 मिनट पहले मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं उसको देख लूँ। सो 9th क्लास का जो सेशन ख़त्म होता है उसके बाद मैं घर जाऊँगी, 7-8 बजे तक मैं घर पहुँचूँगी, और उसके बाद खाना वाना खा के रात को आराम से आपकी जो पिक है वो देखूँगी। ठीक है ना, उसमें कोई भी कमी पेशी है या कुछ भी ऐड करना है या उसमें से कम करना है तो मैं आपको बता दूंगी। हालांकि मेरे स्टूडेंट हो, अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा होगा तो ज़रूर उस चीज़ को आप कर लोगे। ठीक है, हाउ आर यू मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हिमांशी, बिल्कुल ठीक हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं मैम, चैप्टर स्टार्ट कीजिए। ओके, RJ सूर्या, चैप्टर स्टार्ट कीजिए। RJ सूर्या बोल रहे, चैप्टर स्टार्ट कीजिए। ठीक है, मुद्रा और साख यानी कि मनी एंड क्रेडिट। क्या है, मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट की बात हम लोग करते हैं। इकोनॉमी का चैप्टर है, इकोनॉमी का चैप्टर है ये। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 3 है, और वन शॉट में हम इसको निपटाएंगे बिल्कुल कम टाइम के अंदर। राइट, तो चलो मेरे बारे में थोड़ा सा बता दूं, नहीं बताती हूँ। आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इंट्रोडक्शन में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी अपना चैप्टर निपटाने की कोशिश करेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली, इसको बोल देते हैं बार्टर सिस्टम। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बार्टर सिस्टम भी बोल देते हैं, बार्टर सिस्टम भी बोल देते हैं। क्या आपको पता है कि जब पैसा नहीं आया था, जब करेंसी नहीं आई थी, जब मुद्रा नहीं आई थी, तो लोगों में चीज़ों का लेन देन कैसे होता था। जब एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को दे दिया जाता था, तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाती थी। ठीक है ना, तो अब क्या करते हैं, अब हमें कोई चीज़ खरीदनी है ना, तो हम पैसे दे के वो चीज़ खरीद लेते हैं। लेकिन जब पैसा बना ही नहीं था, जब करेंसी ही नहीं बनी थी, तो लेन देन कैसे होता था, तो खरीदारी कैसे होती थी, तो क्या है, कोई चीज़ जो दुकानदार अपनी चीज़ कैसे बेचता था, तो वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा, या फिर हम कह सकते हैं कि बार्टर सिस्टम के द्वारा ही जो है चीज़ें बेची जाती थी। एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ को देना ही बार्टर सिस्टम कहलाता है। वस्तु के बदले वस्तु देना ही क्या कहलाता है, बार्टर सिस्टम कहलाता है, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। ठीक है ना मैम, मेरा कल जो है कल से पेपर स्टार्ट है, 30 को मेरा SST का पेपर है। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चा, SST का एग्जाम है 30 को, तो बहुत अच्छे से करना। ठीक है ना, अब ओके यस मैम, पता है। ओके मैम, आज आप फाइन
नहीं हो। नहीं बच्चा, बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ठीक है ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की हम बात करते हैं। इतना समझ आ गया कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है या फिर बार्टर सिस्टम क्या होता है। हम जो है मनी एंड क्रेडिट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। मनी के मतलब कि पैसे के आने से पहले, करेंसी के आने से पहले चीज़ों का लेन देन कैसे होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम के द्वारा, कि मेरे को कोई चीज़ चाहिए तो मैं वो चीज़ जो है उस चीज़ के बदले मैं अपनी कोई चीज़ दूंगी। तो ये होता था वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है, ठीक है ना। ये क्या है, ओके ओके, ये बता दो बच्चा, ठीक है ना। मैम मेरा कल SST ऑल दी वेरी बेस्ट अनुचरण बच्चा, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। मेरा आशीर्वाद हमेशा आप बच्चों के साथ है, ठीक है ना। तो अभी मुझे ये चीज़ बता दो कि आपको ये सब क्लियर है। एक बार ये वाली बातें हम साइड में रख देते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल बाद में बातें करेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं, ठीक है। टॉपिक पे आते हैं। देखो थोड़ा सा 5-7 मिनट स्टार्टिंग में बातें करेंगे, 5-7 मिनट एंड में बात करेंगे, बीच में क्या है सिर्फ और सिर्फ टॉपिक चलेगा, ठीक है। यस क्लियर है, प्लीज रिपीट। मैम पूरन सिंह लोधी बोल रहे हैं, मैम रिपीट कर दीजिए। तो ठीक है ना, देखो रिपीट करवाने के लिए एक रिश्वत लेती हूँ मैं, सेशन शेयर करवाना, ठीक है ना, सेशन शेयर कर दो, रिपीट करवाना। तो चलो मैं आज जो है रिश्वत नहीं लेती हूँ, ओके। देखो बच्चा क्या होता है, जब पैसा नहीं आया था, जब पैसा बना ही नहीं था, देखो शुरू में क्या होता था, सिक्के बनते थे, चांदी के सिक्के बनते थे, सोने के सिक्के बनते थे। तो जब तक पैसा नहीं था, आज के समय में हम क्या करते हैं, अगर मेरे को कोई चीज़ खरीदनी है तो मैं दुकानदार के पास जाऊंगी, पैसे दूंगी और वो चीज़ खरीद लूंगी। लेकिन जब तक पैसा बना ही नहीं था, जब तक क्या है करेंसी आई ही नहीं थी, तो चीज़ों का लेन देन कैसे होता था, तो एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती थी, और इसी को बोलते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, ठीक है ना। जब एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु दी जाती है लेन देन में, तो उसी को क्या बोलते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं, या फिर बार्टर सिस्टम इसको कहा जाता है। जब तक करेंसी नहीं आई थी तो वस्तु विनिमय प्रणाली होता क्या बच्चों, वस्तु विनिमय की वह प्रणाली। और एक चीज और बता दूं, ये बार्टर सिस्टम जो है या फिर मैं कह सकती हूँ कि वस्तु विनिमय प्रणाली, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये क्या होता है वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम क्या होता है, तो यही होता है कि जब आप एक चीज खरीदने के लिए अपनी कोई चीज दूसरे को दे देते हो, मान लो कि मुझे कोई पेन खरीदना है, ठीक है ना, अभी करेंसी नहीं चल रही है, अभी मान लो कि पीहू है, ठीक है ना, अब पीहू है तो मेरे को क्या है, पीहू से मेरे को क्या है, पेन खरीदना है। तो वो पेन मुझे पता कि पीहू के पास है, लेकिन पीहू को भी बदले में मुझसे ऐसा कुछ चाहिए। तो पीहू क्या बोलेगी कि ठीक है आपको पेन चाहिए तो पेन ले लो, लेकिन मुझे क्या है बदले में बुक चाहिए। क्या चाहिए मुझे, बदले में बुक चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरह से एक चीज के बदले जब मैं दूसरी चीज देती हूँ, यानी कि पीहू से अगर मुझे पेन चाहिए तो मुझे उसको बुक देनी पड़ेगी, तब जाके क्या होता है, मैं वो चीज खरीद पाऊंगी, मैं वो चीज ले पाऊंगी, पीहू से वो पेन मैं ले पाऊंगी। जब पीहू के पसंद की चीज मेरे पास होगी, पीहू बोल रही है कि मेरे को मैम बुक चाहिए, तभी मैं आपको पेन दे सकती हूँ, नहीं तो मैं नहीं दूंगी, ठीक है ना। तो इसी चीज को कि वस्तु के बदले वस्तु को देना क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली या फिर बार्टर सिस्टम कहलाता है। जब तक करेंसी नहीं आई थी, जब तक मुद्रा नहीं आई थी, जब तक पैसा नहीं आया था मार्केट के अंदर, ठीक है ना, तब तक क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली ही चलती थी। यानी कि जब तक पैसा नहीं था, पैसा है ना, तो पैसा नहीं था तो उससे पहले क्या चल रहा था, वस्तु विनिमय प्रणाली यानी कि बार्टर सिस्टम ही चल रहा था। आई होप आपको अब क्लियर है। ये क्या है, आई होप अब आपको क्लियर है। पीहू से पेन, कोई भी दे दो पेन, ठीक है ना, ठीक है ना। हेलो 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 हाय छोड़िए, जय माता दी बोलिए, और मुझे ये भी क्लियर कर दीजिए कि ये आपको क्लियर है, वस्तु विनिमय प्रणाली आपको क्लियर है अच्छे से। जब चीज़ के बदले चीज़ दी जाती है तो उसको वस्तु विनिमय प्रणाली या फिर बार्टर सिस्टम कहा जाता है, बार्टर सिस्टम कहा जाता है ना। भाई बहनों में भी होता है ना, अभी एक अच्छा तुझे ये चाहिए ना तो बदले में तेरे को ये करना पड़ेगा, है ना, तो वही होता है, वो वस्तु विनिमय प्रणाली होती है, बार्टर सिस्टम होता है। राइट। तो दूसरी चीज़ का क्या करते हैं कि विनिमय की वह प्रणाली जिसमें लोग एक चीज के बदले दूसरी चीज का लेन देन करते हैं, क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। मुद्रा का प्रचलन शुरू होने से पहले, मुद्रा आने से पहले, पैसा आने से पहले लोग इसी प्रणाली का प्रयोग करते थे। आज भी कुछ लोग वस्तु विनिमय प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं, आज भी करते हैं कई कई जगह पे, ठीक है ना, ठीक है ना। क्लियर है मैम, यस ओके बच्चा क्लियर है। अब आवश्यकताओं का दोहरा सहयोग, लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या थी, इसकी प्रॉब्लम क्या थी, वस्तु विनिमय प्रणाली की एक प्रॉब्लम दिख रही है आपको। मैंने कहा, मैंने एक एग्जाम्पल लिया कि मुझे पीहू से पेन चाहिए, मुझे पीहू से पेन चाहिए और पीहू को मेरे से बुक चाहिए, तो जरूरी थोड़ी ना है कि वो बुक जो पीहू को चाहिए वो मेरे पास हो।
ठीक है ना। अब पीहू को जो बुक चाहिए वो मेरे पास है ही नहीं, तो मैं उससे पेन कैसे खरीदूंगी, क्योंकि पीहू की तो यही शर्त है कि अगर मुझे वही बुक ला के दो, क्या है, मुझे वही बुक ला के दो जो मुझे चाहिए, है ना। अगर वो बुक मेरे पास नहीं होगी तो पीहू मुझे पेन नहीं देगी। तो वस्तुओं का दोहरा सहयोग। और दूसरा ये कि क्या पीहू को मेरी चीज की जरूरत है, तो ये क्या होता है, वस्तुओं का दोहरा संयोग होता है। क्या होता है कि जो वस्तु विनिमय प्रणाली होता है उसमें वस्तुओं का दोहरे संयोग की बात की गई है कि वस्तु विनिमय के लिए जरूरी शर्त क्या है कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। ठीक है, यह वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। कैसे, मान लीजिए आप जो है अपने गिटार के बदले बेंजो चाहते हैं। क्या चाहते हैं, बेंजो चाहते हैं। आपको क्या है, आपके पास गिटार है और आपको गिटार के बदले क्या चाहिए, बेंजो चाहिए। ठीक है ना, तो आपको एक ऐसा कस्टमर ढूंढना पड़ेगा जो क्या है अपने बेंजो के बदले गिटार चाहता हो। ठीक है ना, ऐसा कस्टमर आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसी को क्या बोलते हैं, वस्तुओं का दोहरा संयोग बोलते हैं। और ऐसा कस्टमर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। मेरे को मेरा गिटार देना है और मुझे बदले में बेंजो चाहिए। मान लो कि किसी के पास बेंजो है लेकिन वो अपना बेंजो बेचना नहीं चाहता, या फिर मान लो कि किसी के पास बेंजो तो है लेकिन उसको गिटार नहीं चाहिए, उसको तो हारमोनियम चाहिए, तो वो गिटार का क्या करेगा मेरे का, है ना, तो वो गिटार नहीं लेगा। तो इस तरह से वस्तुओं का दोहरा संयोग यही होता है। क्या होता है कि एक तो उसको मेरी चीज की जरूरत हो और एक उसको क्या है वही चीज क्या है जो चीज मैं दे रहा हूं वो क्या है वो एक्सेप्ट भी करे, वो अपनी चीज मेरे को दे भी दे। तो वो होता है वस्तुओं का दोहरा संयोग। और ऐसा कस्टमर ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली के अंदर। ये वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कमजोरी है। आई होप आपको क्लियर है, आई होप आपको क्लियर है। गुड इवनिंग मैम, वेरी गुड इवनिंग बच्चा। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में आपको किसी एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसे अपने बेंजो के बदले गिटार चाहिए। ऐसे दो लोगों को ढूंढना जो एक दूसरे की चीज की अदल बदल करना चाहते हैं, आसान काम नहीं है। ठीक है ना, क्लियर है मैम। आप न्यू स्टूडेंट हूँ, प्लीज मेरा भी कमेंट पढ़िए। ओके बच्चा, कौन है ये, रेयांश सिंह। ओके बच्चा, हाँ पहले पढ़ लो, बिल्कुल सही बात है, पहले पढ़ लो। ठीक है ना, नाम जप लूंगी मैं, आप बच्चों का सबका नाम जपती हूँ। अब मुद्रा की बात करते हैं। अब मुद्रा की बात करते हैं। देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली की आपको कमजोरी पता लग गई ना, क्या कमजोरी है, वस्तुओं का दोहरा संयोग। ये जो स्टेटमेंट है ये याद रख लेना, वस्तुओं का दोहरा संयोग। ठीक है ना, अदल बदल के लिए वो दोनों एक दूसरे की चीजों को एक्सेप्ट करना जरूरी है। भाई अगर वो बेंजो दे रहा ना मेरे को, तो उसको मेरा गिटार भी लेना पड़ेगा, है ना, उसको जरूरत होनी चाहिए मेरे गिटार की। तो इसको बोलते हैं आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। तो इसमें एक तो नुकसान ये हो गया कि आवश्यकता का दोहरा संयोग, और दूसरा ये कि मेरे को चीज के बदले चीज देनी है। यानी कि अब मैं अपना गिटार उठा के उसके पास लेके जाऊंगी, है ना, अब वो क्या है कि इतना बड़ा गिटार है, उसको संभालती फिरूंगी। हो सकता है कि कहीं बीच में रास्ते में कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, वो गिटार टूट जाए, तो फिर कैसे होगा, है ना। और इतना भारी गिटार, कौन इतना भारी गिटार उठा के लेके जाए। और अगर मेरे पास पैसा होता, अब तो वो तो वस्तु विनिमय प्रणाली था जब तक पैसा नहीं आया था, लेकिन अगर पैसे का प्रचलन होता तो क्या है, पैसे डाले जेब के अंदर और अपना पैसे डाल के उसमें कौन सा संभालने, वो बात होती कि पैसा टूट जाएगा या कुछ होगा। इतना तो हल्के होते हैं, पैसे अपने पॉकेट में डाले और जो चीज खरीदनी है दुकान पे गए और खरीद के ले आए। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की कमजोरी यही है कि दोहरा संयोग होता है, चीज भी संभालनी पड़ती है, भारी भी हो सकती है वो चीज, है ना। तो ये यहाँ पे क्या चीज की जरूरत पड़ी, हमें मुद्रा की जरूरत पड़ी कि मुद्रा का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, दोहरे संयोग से बचने के लिए भी। मैम हम लोग का क्लास का नाम क्या है, SST किंग्स ही रख दीजिए, ये लास्ट था। ओके बच्चा, SST किंग्स ही आप बच्चों के जो है क्लास का नाम रख देती हूँ मैं। ठीक है, बहुत जल्दी शुरू करेंगे बच्चा, SPL बहुत जल्दी शुरू करेंगे, है ना। एक बार बोर्ड के एग्जाम स्टार्ट कर लें, पहले बोर्ड के एग्जाम कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो है SPL भी स्टार्ट कर देंगे फिर से। ओके, तो मुद्रा क्या है, मुद्रा एक माध्यम है, मुद्रा एक क्या है, मीडियम है, जिसके जरिए हम किसी भी चीज को विनिमय द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में मुद्रा के बदले हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं। मुद्रा के बदले जो चाहे हम खरीद सकते हैं। मेरे पास क्या है, पैसा है, तो मैं कुछ भी खरीद लूंगी, जो चीज चाहिए मैं वैसे ही शॉप पे चली जाऊंगी। मुझे कपड़े चाहिए तो मैं कपड़े वाली दुकान पे चली जाऊंगी, मुझे कोई मशीन चाहिए तो मैं मशीन वाली दुकान पे चली जाऊंगी, मुझे फोन चाहिए तो मैं फोन वाली दुकान पे चली जाऊंगी, मुझे लैपटॉप चाहिए तो मैं लैपटॉप वाली दुकान पे चली जाऊंगी, मुझे पेन चाहिए तो मैं क्या है स्टेशनरी की शॉप पे चली जाऊंगी, मुझे मिठाई चाहिए तो मैं मिठाई वाली शॉप पे चली, जो भी चीज़ की जरूरत है मुझे मैं उस शॉप पे चली जाऊंगी। पैसा फेंक और तमाशा देख, है ना, पैसा फेंक और तमाशा देख। मेरे पास पैसा है तो क्या है, मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ। ठीक है ना, तो मुद्रा एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ। ठीक है ना, तो शुरू में क्या होता था, शुरू में भी पैसा नहीं होता था, ये कागजी मुद्रा है, ये बाद में आई है। शुरू में क्या होता था,
सोने चांदी के सिक्के होते थे। शुरू शुरू में जो है सिक्के सोने चांदी जैसी महंगी धातुओं के बनाए जाते थे। जब महंगी धातु की कमी होने लगी तो साधारण धातुओं से सिक्के बनाए जाने लगे और बाद में सिक्कों के स्थान पर कागज के नोटों का इस्तेमाल होने लग गया। आज भी कम मूल्य वाले सिक्के इस्तेमाल किए जाते हैं। आज भी आपको पता है ना, सिक्के तो अभी भी इस्तेमाल होते। तो शुरू शुरू में सोने चांदी की धातुओं के सिक्के बनाए जाते थे, जिन्हें क्या कहते थे, जिन्हें धात्विक मुद्रा कहा जाता है। ऐसी मुद्रा जो धातु की बनी होती है उनको धात्विक मुद्रा कहा जाता है। पहले सोने का, चांदी की, तांबे की, इस तरह की जो है मुद्राएं बनाई जाती थी इन धातुओं से, इसलिए इन सिक्कों को क्या बोला जाता था, धात्विक सिक्के या फिर धात्विक मुद्रा कहा जाता था। ठीक है, अब धीरे धीरे इन धातुओं की कमी होने लगी। अब सोने के सिक्के बनने लगे, चांदी के सिक्के बनने लगे तो धातु की तो कमी होगी ही। तो धीरे धीरे इन धातुओं की कमी होने लगी, फिर सस्ती धातुओं का इस्तेमाल होने लग गया और धीरे धीरे करते करते जो है कागज का इस्तेमाल होने लग गया मुद्रा के अंदर। ठीक है मैम, मेरा 29 अक्टूबर को एसएसटी का पेपर है। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा। ठीक है, क्लियर है, इतना क्लियर है ना बच्चों को, इतना क्लियर है। अब सिक्कों और नोटों को सरकार के द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है ना। अब भारत की बात करते तो भारत में करेंसी के नोट कौन जारी करता है? भारत में करेंसी के नोट कौन जारी करता है जी? आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका जो है मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में देना। अभी नहीं देना है, अभी नहीं देना है, वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में देना है, अभी मत रिवील करना। ठीक है ना। तो आपके लिए क्वेश्चन है आज के लिए कि आरबीआई जो है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना कब हुई थी और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पे? इन दोनों के क्वेश्चंस के आंसर मुझे चाहिए आपसे। ठीक है, तो भारत के अंदर अगर हम करेंसी नोटों को जारी करने की बात करते तो कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है ना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इन नोटों को जारी किया जाता है। और भारत की करेंसी नोट पर क्या लिखा होता है? भारत की करेंसी नोट पे क्या लिखा होता है कि मैं धारक को इतने रुपए जो है अदा करने का वचन देता हूँ। इस तरह का जो है एक वाक्य लिखा होता है हमारे करेंसी नोटों पे, इंडियन करेंसी पे। ठीक है ना। नेक्स्ट, और एक है कि 1 रुपए का सिक्का जो होता है उसके ऊपर किसका साइन होता है, ये भी मुझे जरूर बताना। 1 रुपए के सिक्के के ऊपर किसका साइन होता है, ये भी मुझे बताना। ठीक है ना। अब मुद्रा के लाभ क्या क्या है? आपने वस्तु विनिमय प्रणाली तो पढ़ लिया। वस्तु विनिमय प्रणाली से आपको पता लग रहा है कि कितने नुकसान है, चीज को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाओ, दोहरे संयोग की मैंने बात की, उसका संभालना पड़ता है। लेकिन मुद्रा के क्या क्या लाभ हुए? तो सबसे बड़ा तो लाभ ये हुआ कि दोहरे संयोग से छुटकारा मिल गया। दोहरे संयोग से छुटकारा मिल गया। पीहू ने तो मना कर दिया। पीहू ने कहा कि मेरे को तो ये वाली बुक चाहिए नहीं, मेरे को तो वही बुक चाहिए जो मेरे को चाहिए। ठीक है ना। जो बुक मुझे चाहिए वो आपके पास नहीं है, इसलिए मैं आपको पेन नहीं दे सकती। तो ये क्या दोहरा संयोग है। लेकिन अब यही मैं पीहू को बोलूं कि भाई ये लो पैसे और मेरे को पेन दे दो, तो पीहू जो है पैसे में पेन दे देगी, है ना। तो इसका मतलब क्या कि जो ये दोहरा संयोग से है छुटकारा मिल गया। अगर मेरे पास पैसे है तो फिर दोहरा संयोग नहीं होगा। ठीक है ना। ये नहीं सोचना पड़ेगा कि भाई ठीक है उसको वो चीज चाहिए कि नहीं चाहिए। तो दोहरे संयोग से छुटकारा मिल गया। ये जो है कम जगह लेती है, पैसे जो है कम जगह लेंगे ना। अब मैं क्या है, चीज के बदले चीज दूंगी तो वो पूरी की पूरी चीज उठा के लेके जानी पड़ेगी मेरे को। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्या है, मोड़े पैसे और जेब में डाले और चल दिए अपना सामान खरीदने, है ना। ये कम जगह लेती है और इसे कहीं भी लाना ले जाना आसान होता है। मुद्रा को आसानी से कहीं भी और कभी भी विनिमय के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद आधुनिक युग में कई ऐसे माध्यम उपलब्ध है जिनकी वजह से अब करेंसी नोट को भौतिक रूप में ढोने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। अब इतनी ज्यादा एडवांसमेंट आ गई है कि आपको पैसे रखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। आपके पास फोन पे आ गया, आपके पास गूगल पे आ गया, आपके पास भीम आईडी आ गई है। ठीक है ना। अलग अलग बैंक्स के जो है अलग अलग एप्स आ गई हैं। ठीक है ना। क्रेडिट कार्ड आ गए, डेबिट कार्ड आ गए। तो अब क्या, अब तो आपको पैसा भी जो है रखने की जरूरत नहीं है, कैश रखने की जरूरत नहीं है। फोन में ही सब कुछ है, आप वहां से भी क्या है अपना पैसा जो है पे कर सकते हैं, है ना। तो अब तो एक करेंसी का एक और ऐसा रूप आ गया है कि हमें जो है पैसे भी कैश में रखने की जरूरत नहीं है। डिजिटल हो गया है इंडिया, है ना। डिजिटल इंडिया हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट जो है पढ़ते हैं हम, मुद्रा के अन्य कौन कौन से रूप हो सकते हैं? बैंक में जमा हुआ, जो बैंक में निक्षेप या जमा, वो पैसा जो हम बैंक में जमा करते हैं वो भी मुद्रा का रूप है। तो अपने दैनिक आवश्यकताओं के लिए हम बहुत कम करेंसी खरीदते हैं। मान लो कि मेरा जो है, मेरी सैलरी कितनी है, मान लो, ठीक है ना, मान लो कि मेरी सैलरी कितनी है, 100 रुपए है। मान लो कि मेरी सैलरी 100 रुपए है और मुझे पता है कि मेरा महीने का खर्चा 70 रुपए है। तो वो जो 30 रुपए बच गए हैं वो मैं क्या करूंगी, चलो थोड़ी सी सेविंग कर लूं, मैं बैंक में जमा कर दूं। तो वो क्या है, वो मुद्रा का रूप है। दूसरा, बैंक खाते में जमा राशि को जरूरत यानी कि डिमांड के हिसाब से निकाला जा सकता है। इन खातों के निक्षेप यानी डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। उसके बाद लोग अपना बकाया भुगतान करने के लिए चेक का भी इस्तेमाल करते हैं। और क्या करते हैं, इसके अलावा डिमांड ड्राफ्ट के जरिए भी भुगतान किया जा सकता है। डिमांड ड्राफ्ट को बैंक से खरीदा जा सकता है। यह दिखने
देखने के में कि चेक की तरह ही होता है। डिमांड ड्राफ्ट किसकी तरह होता है? चेक की तरह ही होता है। तो ये मुद्रा के अलग अलग रूप हैं। कौन कौन से? डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, बैंक में जमा हो गया, डिमांड डिपॉजिट हो गया, ठीक है ना। चेक वगैरह के थ्रू भी हम क्या पैसा निकाल सकते हैं, डिपॉजिट करवा सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब मुद्रा के ही रूप हैं, ठीक है ना। ये सब मुद्रा के ही रूप हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं अन्य रूप, क्रेडिट की बात कर देते हैं, है ना। तो बैंक में जमा कुल राशि का एक छोटा हिस्सा ही क्या है? कैश के रूप में बैंक के पास होता है। क्या होता है? बैंक में जमा कुल राशि का एक छोटा हिस्सा ही कैश के रूप में बैंक के पास रहता है। ये सामान्यतः कुल जमा राशि का 15% होता है। जितना भी पैसा हम लोग बैंक में जमा करते हैं ना, उसका सिर्फ 15% ही बैंक रखता है, ठीक है ना। बाकी का क्या करेगा? बाकी कैश का क्या करेगा? मान लो कि बैंक में क्या है, बैंक के पास 100 रुपए जमा हुए, तो बैंक रखेगा कितने? 15 रुपए ही रखेगा। बाकी के जो है 85 कहाँ गए? बाकी के 85 रुपए कहाँ गए? तो देखो, यह राशि इसलिए रखी जाती ताकि जब कोई व्यक्ति अपने खाते से पैसे निकालने आए तो उसे भुगतान किया जा सके। मान लो कि भाई 100 कस्टमर हैं, मान लो कि 100 कस्टमर हैं और 100 के 100 ने क्या किया? कुछ जो है पैसे जमा करवा दिए। मान लो कि 1-1 रुपया जमा करवा दिया, ठीक है ना। अगले दिन कुछ कस्टमर्स को जरूरत पड़ गई, मान लो कि 5 को जरूरत पड़ गई, 6 को जरूरत पड़ गई, 7 को। तो ऐसा नहीं कि आज जो है 100 कस्टमर्स पैसे जमा करवाने गए तो कल 100 के 100 ही जो है पैसे निकालने पहुंच जाएंगे। नहीं पहुंचेंगे ना, किसी को जरूरत होगी, किसी को नहीं होगी। तो जिनको जरूरत होगी उनके पैसे के भुगतान के लिए ये जो 15% कैश है वो बैंक रखते हैं रिजर्व में, ठीक है ना। रिजर्व रखते हैं ताकि जब कोई पैसा निकालना है तो उसका भुगतान किया जा सके। और बाकी के जो 85% है वो क्या है, यानी कि 85 रुपए है, वो बैंक के द्वारा लोन के रूप में दे दिए जाते हैं, ठीक है ना। इसी को बोल देते हैं क्रेडिट। इसको क्या बोल देते हैं? क्रेडिट। किसी भी बैंक के कुल खाता धारकों का एक छोटा हिस्सा ही किसी एक दिन पैसे निकालने आता है। ऐसा तो नहीं होता ना कि आज 100 कस्टमर्स ने पैसा जो है डिपॉजिट करवा दिया तो कल 100 के 100 वापस निकालने चले जाएंगे, है ना। 5-10 को जरूरत पड़ेगी वो निकाल लेंगे, क्योंकि 15% जो है सेव करके रखा हुआ है बैंक ने, ताकि किसी को जरूरत पड़े, ताकि कोई निकालने आए तो हम उसका भुगतान कर सके, ठीक है ना। तो यही कहा गया कि किसी बैंक के कुल खाता धारकों का एक छोटा सा हिस्सा ही एक दिन में क्या पैसे निकालने आता है, इसलिए यह राशि इस काम के लिए पर्याप्त होती है। और शेष राशि को क्या करते हैं? शेष राशि का इस्तेमाल बैंक कर्ज देने में करते हैं। क्या है? कर्ज देने में किया जाता है। कर्ज में जो राशि दी जाती है उसको क्या कहते हैं? उसको क्रेडिट कहते हैं। बैंक जो कर्ज के रूप में राशि देता है उसको क्या बोलेंगे? उसको क्रेडिट बोलेंगे, ठीक है ना। ठीक है ना। हेलो मैम, गुड इवनिंग। हाय बच्चा, कौन है? शिवम उपाध्याय। हाय बच्चा, आपको इतना क्लियर है, आपको इतना समझ आ रहा है? हेलो हाय छोड़िए, जय माता दी बोलिए, और जय माता दी के साथ फिर आप ये भी बता दीजिए कि जो ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया है वो क्लियर है कि नहीं है। क्रेडिट किसे कहते हैं? बैंक। क्या है? बैंक जो राशि ब्याज के उसके ऋण के रूप में, कर्ज के रूप में अपने कस्टमर्स को देता है उसको क्रेडिट कहा जाता है बच्चा, ठीक है ना। यस मैम, क्लियर है। योगेश सोनी, ओके बच्चा, ठीक है योगेश, बाकी सब ओके। शिवांगी बोल रही है यस मैम, क्लियर है, ओके बच्चा। ज्योति आचार्य है, शिवम उपाध्याय है, ओके मैम। क्या है? मेरा सिलेबस कम हुआ है, यस क्लियर है। पीहू बोल रही है क्लियर है, ओके यस क्लियर है। सुखप्रीत बोल रही है यस मैम। विनोद बोल रही है यस मैम क्लियर है। सुहानी बोल रही है यस मैम क्लियर है। समीर कुमार बोल रही है यस मैम क्लियर है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चा, क्लियर। आरजे सूर्या बोल रहे हैं क्लियर है, ठीक है ना। ठीक है, तो क्रेडिट क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। तो इस राशि पर क्या है? बैंक ब्याज लेता है। क्या लेगा? बैंक ब्याज लेगा। देखो बैंकों का धंधा कैसे चलता है, काम कैसे चलता है, बैंकों का काम इसी तरह से चलता है बच्चा। क्या करेंगे? हम पैसे जमा करवा के आएंगे। वो पैसा क्या है कि हमने फिक्स डिपॉजिट करा दिया कुछ समय के लिए, मान लें कि 5 लाख रुपए मैंने जमा करा दिए, तो 5 लाख की जरूरत तो मुझे आज थोड़ी ना है, पता नहीं कब होगी, जब होगी तब मैं निकलवा लूंगी, क्योंकि बैंक ने ऑलरेडी 15% राशि सेव करके रखी हुई है, तो जब भी जरूरत पड़ेगी मैं उसको निकाल लूंगी, ठीक है। तो बैंक जब मेरे से पैसे लेगा ना तो कम ब्याज पर लेगा। मान लो कि 3% ब्याज पे बैंक जो है मेरे से पैसे ले रहा है, वही 5 लाख क्या कर दिया उसने मेरे नाम पे लिख दे भी, हाँ ठीक है ये कस्टमर आया, इसने 5 लाख डिपॉजिट कर दिया, मैं इसको ब्याज दूंगा 3% के रेट से। लेकिन अब क्या है, इसी पैसे का इस्तेमाल बैंक जो करेगा दूसरे कस्टमर को ऋण दे देगा, दूसरे कस्टमर को कर्ज दे देगा, और ब्याज की दर क्या होगी? 8%,
क्या होगी, 8% होगी। यानी कि ये मुनाफा कितना हो रहा है, 5%। किसको हो रहा है, बैंक को हो रहा है। तो बैंकों की कमाई इसी तरह से हो रही है कि लेन देन से, कि उसका वो कस्टमर है, वो अमीर है, उसने क्या बहुत ज्यादा पैसा जो है डिपॉजिट करवा दिया है, जब जरूरत पड़ेगी तब दे देंगे, तब तक उसी के पैसे का इस्तेमाल किसी दूसरे कस्टमर को कर्ज के रूप में देने के लिए कर दिया जाता है। ओके, इसी को बोल देते हैं क्रेडिट। और इसी तरह से जो है बैंकों का काम चलता है, कमाई होती है। ठीक है ना, ठीक है। तो बैंक द्वारा लिया गया ब्याज दर हमेशा बैंक द्वारा दिए जाने वाले ब्याज दर से अधिक होता है। जिस दर से ब्याज जो है बैंक पैसा लेता है ना, वो कम होता है, और जिस दर पे बैंक जो पैसा देता है वो ज्यादा होता है। और ये जो दरों में डिफरेंस होता है ना, मान लो कि 3% से तो ब्याज जो है बैंक ने क्या कर लिया, 3% ब्याज से तो पैसा ले लिया, लेकिन वही पैसा और उतना ही पैसा 8% ब्याज की दर से दे रहा है। तो कितना डिफरेंस हो गया, 5% का। जो 5% का मुनाफा है वो किसको जा रहा है, बैंक को जा रहा है सीधा सीधा। ठीक है ना, ठीक है ना। मैम फर्स्ट चैप्टर रिवीजन करा दो। फर्स्ट चैप्टर कौन सा बच्चा, विकास, कितनी बार करवाया। इस प्रकार से बैंक की आय का जो मुख्य स्रोत क्या होता है, ब्याज ही होता है। तो बैंक की जो आय जो होती है, इनकम होती है, वो किससे होती है, ब्याज से ही होती है। मुद्रा के अन्य रूप जो है, ओके, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड होते हैं, आपको पता है। ठीक है ना, इनको प्लास्टिक मनी भी बोल देते हैं। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को क्या बोला जाता है बच्चा, प्लास्टिक मनी भी बोल दिया जाता है इनको। ठीक है ना, ये याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से प्लास्टिक मनी कौन सा है। ऑप्शन में क्या आ जाएगा, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। ऑप्शन बी में आ जाएगा 100 रुपए का नोट, ऑप्शन सी में आ जाएगा 5 रुपए का सिक्का, या ऑप्शन डी में आ जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड जो ये होते हैं, ये प्लास्टिक मनी के उदाहरण होते हैं, इनको प्लास्टिक मनी कहा जाता है। ठीक है ना। तो अब क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड क्या होता है कि आधुनिक जमाने में काफी प्रचलित है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड एक जैसे दिखते हैं। डेबिट कार्ड द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने खाते में जमा राशि में पेमेंट कर सकता है, और क्रेडिट कार्ड से क्या है, पेमेंट करते समय अपने बैंक से कर्ज लेते हैं। आपको पता है ना, क्रेडिट से पहले ही पैसे निकाल देते हैं, धीरे धीरे जो है बैंक जो है डिडक्शन करता रहता है पैसों की। ठीक है, तो दोनों स्तर के कार्डों से भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से होता है, और किसी को क्या है, कैश ढोने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमारे पास डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड है तो हमें कैश रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। क्रेडिट की शर्तें होती है बच्चा कुछ। ठीक है ना, जब भी हम जो है बैंक से कुछ उधार लेते हैं तो ऑब्वियसली बैंक ऐसे आंख बंद करके नहीं देता है। बैंक जो है बहुत सारी चीजें देखता है, बहुत जो है क्या करता है, एक तरह से छानबीन करता है। क्या छानबीन करता है, देखो, लोगों और व्यवसायियों को अक्सर कुछ ज़रूरतों के लिए कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ती है। भाई लोगों को, मान लो कि मेरे को पढ़ाई के लिए लोन चाहिए, मेरे को अब कोई बिजनेस शुरू करना है, मेरे को क्या है, कृषि में कोई पैसा लगाना है, मेरे को कोई गाड़ी खरीदनी है, मेरे को कोई कृषि के लिए कोई औजार खरीदना, ट्रैक्टर खरीदना है, और मेरे को क्या चाहिए, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। ऑब्वियसली एक टाइम पे बहुत कम लोगों के पास इतना पैसा, एक मिडिल क्लास फैमिली में तो इंसान के पास तो होता ही नहीं ना एकदम से इतना पैसा। तो वो किसको देखेगा, वो जाएगा जी बैंक के पास। तो बैंक क्या करेगा, देखो, किसानों को बीज के लिए, खाद के लिए और कृषि औजार के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। गाड़ी और घर जैसी महंगी चीज़ों के लिए भी क्या, अभी मेरे को क्या है, कोई फ्लैट खरीदना है, मेरे पास जो है वो फ्लैट 40-50 लाख का है, तो मेरे पास तो 10-20 लाख रुपए, बाकी हम किसकी तरफ जाएंगे, बाकी हम बैंकों की तरफ जाएंगे, बे उधार दे दो हमें, है ना। तो क्या करेगा बैंक, क्या है, हमें किस चीज़ के लिए, किसानों को किस लिए पैसा चाहिए, औजारों के लिए पैसा चाहिए, है ना, खाद के लिए, बीज के लिए पैसा चाहिए। लोगों को गाड़ी और घर जैसी महंगी चीज़ों के लिए अक्सर कर्ज की जरूरत पड़ती है। बड़े बड़े उद्योगपति जो है व्यवसाय के लिए कर्ज लेते हैं। इस प्रकार क्रेडिट हमारी क्या है, अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है ना, क्रेडिट जो ये कर्ज है ना, हमारे इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर बैंक्स क्रेडिट देना बंद कर दे, अगर बैंक्स कर्ज देना बंद कर दे तो होगा क्या, कोई उद्योगपति अगर उद्योग लगाना चाहे तो उद्योग लगेगा नहीं, उद्योग लगेगा नहीं तो फिर क्या है, प्रोडक्शन नहीं होगा, और उस उद्योग में क्या है भाई, वो उद्योग रोजगार भी तो देगा ना, तो रोजगार नहीं होगा, है ना। तो क्या है कि क्रेडिट होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, जब भी कोई व्यक्ति या संस्थान किसी बैंक से उधार लेता है तो उसके लिए जो है लोन एग्रीमेंट बनाया जाता है। बैंक क्या बनाएगा, लोन एग्रीमेंट बनाएगा, और उस लोन एग्रीमेंट में क्या कहता है, भाई तुमने जो है किस्त बांध लेंगे, भी हर महीने तुमने इतनी किस्त देनी है। ठीक है, और इतने समय में या इतने सालों में या इतने महीनों में क्या है, ये बैंक चुकाना होगा। ठीक है ना, तो अग्रीमेंट में क्या था, ब्याज की दर और कर्ज चुकाने के बारे में सारे नियम और शर्तें लिखी होती है। अक्सर जो कर्ज चुकता करने के लिए बैंक एक मासिक किस्त तय करता है ताकि नियत अवधि के भीतर जो है कर्ज चुकाया जा सके। तो बैंक क्या करता है, एक मंथली जो इंस्टॉलमेंट तय कर देता है। ठीक है, यस मैम, ओके। अब सब चुप हो जाओ और पढ़ लो लास्ट वार्निंग।
तो क्रेडिट की शर्तें क्या होती है, कोलेटरल या फिर समर्थक ऋणाधार। देखो बैंक जब भी लोन लेता है ना, आंख बंद करके नहीं लोन देता है, ठीक है ना। बैंक अगर कोई कर्ज देता है तो आंख बंद करके नहीं देता, आपको कुछ ना कुछ पूंजी दिखानी पड़ती है, चाहे आप गाड़ी दिखा दो, चाहे अपना घर दिखा दो, चाहे आप किसी समर्थक को ले आओ, तो बैंक को कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा, अपनी प्रॉपर्टी दिखानी पड़ेगी, या अपनी सैलरी जो स्लिप है, सैलरी अकाउंट है वो दिखाना पड़ेगा, भाई मेरी इतनी सैलरी है, मेरी सैलरी में से इतना इतना डिडक्ट, मतलब कि बैंक को ये जो है श्योरिटी देनी पड़ेगी, इस तरह से अश्योर करना पड़ेगा कि मैं जो हूँ इन फ्यूचर आपके लोन को पे करने में समर्थ हूँ, मैं आपका लोन पे कर सकता हूँ, और उस लोन पेमेंट के लिए मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस है, ये सारी चीजें हैं, मेरी सैलरी इतनी है तो इतनी सैलरी में से मैं आपका लोन चुकता कर सकता हूँ। तो बैंक को जो है, बैंक एग्रीमेंट, जो बैंक जो लोन देता है उससे पहले ये श्योरिटी देनी पड़ती है किसी भी ग्राहक को, ठीक है ना। तो कोलेटरल क्या होता है, इसी को कोलेटरल बोलते हैं, जब हमें बैंक को कुछ शो करना होता है। क्या क्या, अधिकतर मामलों में कर्ज लेने के लिए किसी चल या अचल संपत्ति को बैंक के पास गिरवी रखना होता है। वो कुछ भी हो सकता है, आपका घर हो सकता है, चाहे आप घर गिरवी रख लो, गाड़ी गिरवी रख लो, सोना चांदी जो है आपके पास, लोन लेने के लिए कुछ तो आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना, गिरवी रखना होता है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं कोलेटरल। क्या बोलेंगे, इसको कोलेटरल बोलेंगे। और कोलेटरल के कुछ उदाहरण कैसे, जैसे जमीन है, घर है, गाड़ी है, आपके मवेशी पशु है, बैंक में जमा राशि है, बीमा है, पॉलिसी है, सोना है आदि। यदि कोई व्यक्ति कर्ज का भुगतान, अगर कोई व्यक्ति कर्ज का भुगतान समय पे नहीं करता तो बैंक के पास ये अधिकार होता है कि जो चीज उसने गिरवी रखी है उसको बेच करके वो अपनी राशि जो है वसूल कर सके, ठीक है ना। गुड इवनिंग मैम, वेरी गुड इवनिंग बच्चा, वेरी गुड इवनिंग मिस, प्लीज रीड माय कमेंट। कौन सा बच्चा, क्या नेक्स्ट क्लास, लाइव क्लास टाइम मैम? ओके बच्चा, नेक्स्ट जो है 6 बजे क्लास आपकी, ठीक है ना, 6 बजे क्लास है नेक्स्ट आपकी। ओके आज है 6 बजे, मैंने बता दिया है। क्लास 10th जो होती है, क्लास 10th के लिए लाइव क्लास का टाइम है 4 से 5, और क्लास 9th के लिए जो है टाइमिंग है 6 से 7, और 7वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं क्लास के लिए सुबह 11 बजे मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है ना। तो बच्चे बोल रहे थे मैम 6th, 7th और 8th क्लास में भी पढ़ाना स्टार्ट कर दो, तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है ऑलरेडी, 2-3 दिन से मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, आधार एक ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, उसके उपयोग आधार क्रांति देने के रूप में करता है। बच्चा मेरे को क्या है, ओके मैम क्लियर है मिस। एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड में क्या डिफरेंस होता है? एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड में डिफरेंट होता नहीं बच्चा, एक ही है, एक ही है मैम। ये क्लास डेली चलती है, वही है, एटीएम कार्ड को डेबिट कार्ड बोल देते, ठीक है। यस बच्चा, ये क्लास डेली चलती है 4 से 5, ठीक है मैम। वर्ल्ड का क्या है सबसे, आप बताओ मुझे, वर्ल्ड का सबसे पुराना बैंक कौन सा है? और ये भी बताओ कि भारत में सबसे पहला बैंक कौन सा था, सबसे पहला बैंक भारत में कौन सा था, ठीक है ना। और वर्ल्ड का सबसे पुराना बैंक कहाँ शुरू हुआ, ये भी मुझे बताना, ठीक है ना। आगे है कर्ज की शर्तों के बारे में बात करें। कर्ज की शर्तों में ब्याज की दर, कोलेटरल और भुगतान की विधि का वर्णन हो सकता है। और क्या, कर्ज की शर्तें अलग अलग लोन एग्रीमेंट में अलग अलग होती है, वो डिपेंड करता है ना भी लोन धारक पे, ग्राहक पे किस तरह का कर्ज ले रहा, वो तो हर लोन के लिए अलग अलग अग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो ये कर्ज लेने वाले और कर्ज देने वाले की हैसियत पे निर्भर करता है। आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं, ग्रामीण इलाकों में कर्ज लेने के स्रोत क्या होते हैं। ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर क्या होता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ग्रामीण इलाकों में क्या होता है, कर्ज किस तरह से लिया जाता है, या तो बैंक से, या फिर क्या है, या फिर अपने जो है सगे संबंधी, भाई दोस्त, या फिर साहूकार जो हो जाते हैं। मैम ये क्लास डेली चलती है क्या? मैम हाँ जी बच्चा, डेली चलती है। गुड इवनिंग रोहित मौर्य, गुड इवनिंग बच्चा। वर्ल्ड रैंक होगा क्या, वर्ल्ड बैंक होगा, हाँ जी बच्चा। ये जो है वर्ल्ड बैंक से, भारत जो है वर्ल्ड बैंक से भी उधार लेता है। मैम कमेंट में बता देंगे, क्या बताएंगे मैम क्वेश्चन? यस बच्चा, उल्टा डाल दिया, ठीक है ना मैम। ओके, क्या नहीं बताया सलीम सैफी, क्या नहीं बताया बच्चा, क्या नहीं बताया? चलो चलो, तो 2 तरह के सेक्टर्स होते हैं बच्चा, लोन देने के लिए 2 तरह के सेक्टर्स होते हैं। ऑर्गेनाइज्ड आ जाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर आ जाते हैं, और या फिर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स।
तो दो तरह के सेक्टर लोन देते हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। तो ऑर्गेनाइज्ड में कौन कौन से आ जाते हैं, बैंक आ जाते हैं और कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ जाती हैं। और अनऑर्गेनाइज्ड में कौन कौन से आते हैं इस सेक्टर में, साहूकार, दोस्त, रिश्तेदार, व्यापारी, जमींदार आ जाते हैं। तो औपचारिक सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, आरबीआई के नियमों को मानना पड़ेगा। आरबीआई ने जो ब्याज की दर फिक्स कर देना कि आप इतने प्रतिशत ब्याज पर ही कस्टमर्स को क्या देंगे, लोन देंगे, तो वो क्या है, फिक्स हो गई तो हो गई, आरबीआई के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते। वो सेक्टर्स या फिर वो क्षेत्र जो क्या है आरबीआई के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते, आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशन को जिनको मानना पड़ेगा, उनको क्या है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में रखा गया है। और जो आरबीआई के नियमों का पालन नहीं करेंगे उनको अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। भाई आप किसी रिश्तेदार के पास जाओगे, आप किसी दोस्त के पास जाओगे, किसी साहूकार के पास जाओगे, देखो बैंक तो 8% दर से लोन दे रहा है, लेकिन वो क्या है, वो देगा जी 13-14% से, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये थोड़ी ना मानेंगे, ये नहीं मानेंगे, ये आरबीआई के रूल्स और रेगुलेशंस को नहीं मानते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। यस बच्चा, ठीक है। तो और क्या क्वेश्चन दिया था वो देख लेना। औपचारिक सेक्टर मैंने आपको बता दिया, रिजर्व बैंक के नियमों और कानूनों को मानते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब बैंकों की जो है जो होती है ना दर, जो होती है बैंकों की ब्याज की दर भी ऊंची होती है। अब बैंकों की ब्याज की दर ऊंची होती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपने दोस्त रिश्तेदारों से भी क्या करते हैं, मतलब कर्ज लेने की कोशिश करते हैं। मान लो कि देखो मेरे को बैंक से लोन चाहिए, बैंक से मुझे लोन चाहिए तो मुझे उसको कुछ शो करना पड़ेगा, मेरे पास तो कुछ है नहीं। अब वो लोग जो थोड़े बहुत अमीर है, जिनके नाम कोई प्रॉपर्टी है, गाड़ी है, मवेशी पशु है, उन्होंने तो दिखा दिया, अपनी सैलरी स्लिप दिखा ली, माने मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरे को तो लोन चाहिए ही चाहिए। तो मेरे को तो बैंक लोन नहीं देगा ना, क्योंकि बैंक को बदले में कुछ चाहिए गिरवी रखने के लिए, और मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, फिर मैं बैंक की तरफ मुँह नहीं करूँगी, मैं किसी रिश्तेदार के पास जाऊंगी, किसी दोस्त के पास जाऊंगी, या फिर किसी साहूकार के पास जाऊंगी, किसी जमींदार के पास जाऊंगी जो अमीर है। फिर वो क्या करेगा, वो ऊंची दर से ब्याज देगा मेरे को, ऊंचे ब्याज की दर से मेरे को क्या करेगा, कर्ज देगा, और पूरी लाइफ निकल जाएगी मेरी वो कर्ज चुकाने में, लेकिन वो कर्ज जो है चुकाया नहीं जाएगा। और इस तरह से लोग क्या है, कर्ज के चक्कर में फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो औपचारिक सेक्टर रिजर्व बैंक द्वारा जारी नियमों और जो है कानूनों का पालन करना पड़ता है इनको, लेकिन अनौपचारिक सेक्टर इन नियमों का पालन नहीं करते। औपचारिक सेक्टर में ब्याज दर बहुत ऊंची होती है, ऊंचे ब्याज दर के कारण क्या है, कर्ज लेने वाला अक्सर परेशान हो जाता है, वह अक्सर कर्ज के जाल में फंस जाता है। अक्सर यह देखा जाता है कि अनौपचारिक सेक्टर से कर लेने वाला कभी भी कर्ज के कुचक्र से निकल नहीं पाता। बच्चा यहाँ पे अनौपचारिक कर लेना, ठीक है ना। मैंने ये बोला ना कि औपचारिक सेक्टर में ब्याज की दर बहुत ज्यादा ऊंची होती है, अनौपचारिक सेक्टर में ब्याज की दर बहुत ज्यादा ऊंची होती है, क्योंकि बैंकों से जिसको लोन नहीं मिलेगा वो कहीं इधर उधर ही जाएगा, ठीक है ना, कुछ तो करेगा ना बेचारा, तो इधर उधर जाएगा तो उसको बहुत ज्यादा ऊंचे दर में जो है ऊंचे ब्याज की दर में उसको पैसा मिलेगा, कर्ज मिलेगा, और पूरी लाइफ जो है वो कर्जदार रहेगा, वो बहुत मतलब कि कर्ज के चक्कर में फंस जाएगा, ठीक है। तो गरीब लोग अक्सर अनौपचारिक सेक्टर में क्या है, औपचारिक सेक्टर द्वारा कर्ज की पात्रता पर खरे नहीं उतर पाते, क्या है, खरे नहीं। अब गरीब लोग है भाई, क्या है, बैंक क्या बोल रहा है, लोन चाहिए तो कुछ दिखाओ, लोन चाहिए तो कुछ गिरवी रखने के लिए दिखाओ, गिरवी रखने के लिए भैया मेरे पास कुछ है नहीं, तो बैंक तो लोन देगा नहीं, और ऑप्शन क्या ढूंढूंगी, अनौपचारिक सेक्टर के पास जो है मेरे पास ऑप्शन रहेगा, किसी साहूकार के पास जाऊंगी, किसी जमींदार के पास जाऊंगी, किसी दोस्त रिश्तेदार के पास जाऊंगी, और वो ब्याज की दर इतनी ज्यादा ऊंची लगा देंगे कि कर्ज के जो है कुचक्कर में फंस जाएंगे, पूरी लाइफ निकल जाएगी वो कर्ज चुकाने में, लेकिन वो कर्ज चुकता नहीं होता है, ठीक है ना। तो क्या है, गरीब लोग अक्सर औपचारिक सेक्टर द्वारा कर्ज की पात्रता पर खरे नहीं उतरते। कई लोगों के पास जरूरी कागजात नहीं होते हैं, और कई लोगों के पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को अनौपचारिक सेक्टर की शरण में जाना पड़ता है, ठीक है। फिर आ जाते हैं जी सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब आजकल एक ये ट्रेंड हो गया है, ये क्या, ये ट्रेंड सा हो गया है। यस, अनौपचारिक सेक्टर जो होते हैं वो व्यक्ति का शोषण करते हैं, बिल्कुल। एक बार अगर अनौपचारिक सेक्टर से कुछ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कुछ आपने कर्ज ले लिया, पैसे उधार ले लिए, फिर तो वो बख्शने वाला है नहीं। थैंक यू बच्चा, थैंक यू सो मच। लव सिंह, थैंक यू सो मच बच्चा। मैम SST का PDF कहाँ मिलेगा बच्चा? आपके टेलीग्राम लिंक का जो डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और मैं वहाँ पे अपलोड कर देती हूँ, ठीक है, ठीक है। अब मैं भी उतना लिखूंगा, ठीक है।
सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं। अब ऐसा सा होगा कि कुछ ना 15-20 लोग जो हैं मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं जिसको नाम दिया गया सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये लोग क्या करते हैं, अपने ना कुछ कुछ पैसे डाल देते हैं। मान लो कि एक लिमिट रख दी कि 10-10 हज़ार डाल दिए सबने, या 20-20 हज़ार सबने डाल दिए, ठीक है ना। तो 10-15 लोगों का ग्रुप हो गया। मान लो कि 10 लोगों का ग्रुप है तो हर ने कितने डाल दिए, 10,000 रुपये डाल दिए। कितने डाले, 10,000। तो अब ये कुल राशि कितनी हो गई, 1 लाख रुपए होगी। ये कुल राशि कितनी होगी, 1 लाख रुपए होगी। तो इन 10-15 लोगों में से क्या है, जिसको जरूरत पड़ेगी वो 1 लाख रुपए राशि उठा लेंगे ब्याज के हिसाब से, ठीक है। उसको कितना जो है राशि चाहिए उस हिसाब से उसके ऊपर ब्याज लगेगा। तो इस तरह से वो कर्ज के जाल में नहीं फंसता है। वो क्या है, कर्ज के जाल में नहीं फंसता है। ओके, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रचलन अभी नया नया है। इस प्रकार के ग्रुप में लोगों का एक छोटा सा समूह होता है, एक छोटा सा ग्रुप होता है, 15 से 20 सदस्य होते हैं। सभी सदस्य अपने जमा किए हुए पैसे को इकट्ठा करते हैं। उस जमा रकम में से किसी भी सदस्य को छोटी राशि का कर्ज दिया जाता है जिसको जरूरत पड़ती है। फिर वह सेल्फ हेल्प ग्रुप उस राशि पर ब्याज लेता है। इस तरह के जो सिस्टम है वो कर्ज के सिस्टम से, इस तरह के कर्ज के सिस्टम को क्या कहते हैं, माइक्रो फाइनेंस कहा जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक ने माइक्रो फाइनेंस की परिपाटी शुरू की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो माइक्रो फाइनेंस का जो सिस्टम आया है वह कौन से देश से आया है, वो बांग्लादेश से आया है। और बांग्लादेश में किसने थी, मोहम्मद यूनुस ने स्टार्ट किया था। किसने स्टार्ट किया था, मोहम्मद यूनुस ने स्टार्ट किया था। और इनके इस काम की वजह से इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो जो है माइक्रो फाइनेंस की परिपाटी जो सिस्टम है कौन से देश से शुरुआत हुई इसकी, बांग्लादेश से। ग्रामीण बैंक जो स्टार्ट हुए वो कहाँ से स्टार्ट हुए, जो है बांग्लादेश से, ठीक है ना। तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है, मोहम्मद यूनुस है, ठीक है ना। ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है, मोहम्मद ये क्या है मैम, भारत में राष्ट्रवाद का PDF नहीं है टेलीग्राम पे। भारत में राष्ट्रवाद का जो मैं कल चैप्टर करवाने वाली हूँ, कल ही डालूंगी, ठीक है ना, कल डाल दूंगी। तो ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है, मोहम्मद यूनुस है। इस दिशा में काफी काम किया है और गरीबों की मदद की है। उनके प्रयासों के लिए उन्हें 2006 में मोहम्मद यूनुस को क्या है, कब 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सेल्फ हेल्प ग्रुप ने ग्रामीण क्षेत्रों में अनौपचारिक कर्जदाताओं के जो है, देखो इसका फायदा ये था कि ये जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनने लग गए थे, ये छोटे छोटे ग्रुप बनने लग गए थे, इसकी वजह से ये जो अनौपचारिक तरीके से जो कर्ज लेते थे किसान और फिर कर्ज के चक्कर में कुचक्कर में फंस जाते थे, उससे अब बचा गया, ठीक है ना। तो ये मदद करता है कर्ज के जाल के कुचक्र में फंसने से बचाने के लिए, ठीक है ना। तो क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप ने ग्रामीण क्षेत्रों में अनौपचारिक कर्जदाताओं के प्रकोप को काफी हद तक कम किया है। आज भारत में कई बड़ी कंपनियां क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करती है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ठीक है बच्चा, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपका जो है मुद्रा और साख यहीं पे जो है चैप्टर समाप्त होता है। और देखो 48 मिनट भी क्या, मैं तो 5-7 मिनट लेट भी हूँ, तो 40 मिनट के अंदर अंदर हमने ये वाला चैप्टर निपटा लिया है, कंप्लीट हो चुका है ये आपका चैप्टर, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन से होते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन कौन से होते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, वस्तु विनिमय प्रणाली के दोष क्या है, मुद्रा क्या होती है, मुद्रा के फिर आगे बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ग्रामीण बैंक की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कौन सी कंट्री से हुई थी, किसने की थी, ओके। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट और ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हो जाए। जिसको नोट्स चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पे मैं PDF की फॉर्म में ये वाले नोट्स डाल दूंगी, तो आप डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वो बच्चे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, है ना। तो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर भी जरूर कर दिया करो। और बच्चा जिसको टाइमिंग नहीं पता है, मैं अगेन आपको अपनी टाइमिंग बता देती हूँ। देखो टाइमिंग क्या है, क्लास 10th के लिए मेरी टाइमिंग है 4 से 5, 4 से 5 शाम को। 10वीं क्लास को पढ़ाती हूँ 4 से 5 और 9th क्लास को पढ़ाती हूँ 6 से 7, 6 से 7, ठीक है ना। तो आज बड़ा ही मतलब क्या है, इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, भारत के भौतिक स्वरूप, फिजिकल फॉर्म्स ऑफ इंडिया, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। पीहू आपके लिए बहुत आगे काम आएगा ये वाला चैप्टर, और अगर लगे कि इंपॉर्टेंट है तो जरूर आ जाना। 6 से 7 वाली जो क्लास है उसमें जरूर आ जाना। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हम पढ़ने वाले हैं, हिमालय पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। कल मैंने टेक्टोनिक्स प्लेट्स के बारे में भी बताया था, हो सकता है कि आपने मिस कर दिया हो, अब मिस मत करना। क्लास 9th का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th की ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछी जाती है। तो ऐसा मत सोचो कि हम क्लास 10th में है तो 9th का क्यों पढ़े। कंसेप्ट क्लियर करना है, बेस क्लियर करना है तो जरूर पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ रहे हो, अब नहीं पढ़ोगे तो आगे जाके पढ़ना पड़ेगा। इसलिए अब जो मटेरियल मिल रहा है आपको, अब इतने अच्छे से समझाया जा रहा है, तो बेस क्लियर कर लो, बेसिक्स जो है अपने क्लियर कर लो और जरूर आ जाना क्लास 6 बजे वाली क्लास में, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास कौन सी है, ओके
मैम हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर करवा दीजिए। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैं बच्चा करवा चुकी हूँ आपको। नेशनलिज्म इन यूरोप करवा चुकी हूँ मैं 7 पार्ट में, मतलब पूरा डिटेल में भी करवाया, और मैं 1 शॉट भी करवा चुकी हूँ, और 50+ सीरीज भी करा चुकी हूँ। तो प्लेलिस्ट में जाओ और वो आपके रिकॉर्डेड वीडियोस में आ जाएगा। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा वो, ठीक है ना, देख लेना। ओके, माई एग्जाम इज गोइंग ऑन। ओ श्रीराज वलूंज, जो कि ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा, बताना मुझे कैसा हुआ एग्जाम, ठीक है ना। और वो बच्चे जिनके प्री बोर्ड चल रहे हैं मेरे को पेपर जरूर सेंड कर दो, ये पेपर मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ, ठीक है ना। तो मेरे को मेरी आईडी पे सेंड कर देना। मेरी आईडी है प्रियंका.शर्मा। देखो राइटिंग ऐसी ही है, राइटिंग पे मत जाना मेरे, ठीक है ना। @adda247.com, adda247.com। आई नो मेरी राइटिंग बहुत बुरी है, ठीक है ना। प्रियंका.शर्मा @adda247.com। इस पे अपना जो प्री बोर्ड का जो भी पेपर आ रहा है ना वो मुझे सेंड कर देना, स्कैन करके सेंड करना, ठीक है ना। लेकिन मैथ के क्लास में कौन जाएगा? मैथ्स की क्लास में 6 बजे होती है क्या? 6 बजे होती है क्या? मुझे नहीं। ओके चलो ठीक है, मैथ्स की क्लास भी अटेंड कर लेना, मैथ्स की क्लास अटेंड कर देना, सॉरी, ठीक है ना। अंजलि सोनी मैम, आप 7th क्लास का लाइव सेशन कब करते हो? कल बच्चा 7th क्लास का है, कल 7th क्लास का है सुबह 11 बजे, ठीक है। 6th 7th और 8th क्लास की जो है ऑल्टरनेटिव डेज पे चलती है, तो 11 बजे क्लास होती है 7th क्लास की, 6th की भी, 7th की भी और 8th की भी, ठीक है ना। 7 बजे बच्चा, सॉरी सुबह 11 बजे, 7th क्लास की सुबह 11 बजे होती है। मैम मेरी भी राइटिंग ऐसी ही है। ओके बच्चा। मैम इंग्लिश की क्लास कब होगी? इंग्लिश की क्लास आपकी क्लास 10th की ना, क्लास 10th की आई थिंक 7 से 8 या 8 से 9 होती है, ठीक है। तो चलो, योर हैंड राइटिंग एंड माइन इज सेम। ओके बच्चा, चलो ठीक है बच्चा, चलो ठीक है। कल की जो है सेशन में फिर मिलते हैं 4 से 5 बजे वाले सेशन में, और नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा रही हूँ 1 शॉट के अंदर, तो ज़रूर आ जाना, ठीक है ना। और वो बच्चे जो आपके कॉन्टैक्ट में है शेयर कर देना। शायद टाइमिंग की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि 50-50 60-60 बच्चे आ रहे थे, अब कम आ रहे हैं, तो उनको बता देना कि टाइमिंग चेंज हो गई है 4 से 5, ज़रूर देख लेना, ठीक है ना। तो ठीक है, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और बने रहो मेरे साथ सोशल साइंस विद प्रियंका मैम अड्डा 24/7 पे। थैंक यू सो मच।